हेलो गुड मॉर्निंग गाइस और आप सभी लोगों का स्वागत है एटमी टीम इनविजिबल के इस मास्टरमाइंड प्रोग्राम में। और मैं रितेश अंगारे आपका स्वागत करता हूं टीम इनविजिबल की तरफ से इस मास्टरमाइंड ट्रेनिंग सेशन में। और जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता है कि हम लोग हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग डायरेक्ट सेलिंग और एटमी रिलेटेड या फिर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड टॉपिक ट्रेनिंग प्रोग्राम या अपडेट्स के साथ में आपके सामने आते हैं। तो आज भी हमारा एक नया पर्टिकुलर वीडियो है, एक नया पर्टिकुलर टॉपिक है और मैं जल्दी ही उसे रिवील करूंगा। लेकिन रिवील करने के पहले बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारा कंटेंट कॉपीराइटेड है, किसी तरीके से उसे मिसयूज़ ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर आपको प्रमोट करना है तो आप इसकी लिंक URL या चैनल का URL शेयर कर सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल से अभी नए जुड़ रहे हो तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग अपडेट करते हैं वो सारे के सारे वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुँचे। ओके गाइज, और बहुत सारे लोग जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, आप मेरा नाम गूगल कर सकते हैं। मेरा नाम रितेश अंगारे है और मेरी सारी डिटेल जो है वो एक नीचे PDF फाइल है उसमें अटैच्ड है। अब बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अगर मैं अपने बारे में देना चाहूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ भोपाल का। मेरे मल्टीपल स्टार्टअप्स हैं, मेरे मल्टीपल बिजनेसेस में मैं एसोसिएटेड हूँ। और बाकी सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको एक PDF प्रोफाइल पर मिल जाएंगी। और बहुत लोग जो हैं जो नए जुड़ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर्स हैं जो एटमी में एक सही टीम की तलाश कर रहे होंगे, तो आप हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग बहुत रेगुलर सपोर्ट, पावर और जो भी स्मार्ट स्ट्रेटजी, स्मार्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अलावा हमारा एक सीक्रेट मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमको आप प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपको उसका एक्सेस चाहिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, तो आप हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें तो बहुत क्विकली स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं चाहूँगा कि ये ज़रूर आप अपनी टीम के साथ में शेयर करें, क्योंकि जब तक ये टीम के साथ में शेयर नहीं करेंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि कंपनी की स्टेजेस क्या होती हैं, किस स्टेज पे कंपनी को ज्वाइन करना ज़रूरी है, किस स्टेज पे कंपनी के ज्वाइन करने के साथ में जो मोमेंटम है हमें वो देखने को मिलता है, राइट। तो हर कंपनी, जब भी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो या स्टार्टअप कंपनी हो या कोई रेगुलर कंपनी हो या कोई बिजनेस हो, उसकी सर्टेन कुछ स्टेजेस होती हैं। मैं ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए एक डेडिकेटेड बनाया हुआ है जिसमें मैं आपको इसके स्टेजेस, इसके पड़ाव और इसके आप जो चरण हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो इंडिया में हमें एटमी की जो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है वो इतनी ब्राइट क्यों है, इतनी ब्यूटीफुल क्यों है। ओके गाइज, तो ये होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के स्पेशली 4 पड़ाव। और इन पड़ाव में सबसे पहला रहता है आइडिया स्टेज, जिसे हम लोग बोलते हैं सीड स्टेज या डेवलपमेंट स्टेज। बेबी स्टेज सेकंड स्टेप जो होती है। इसके बाद में ग्रोथ एंड एस्टेब्लिशमेंट स्टेज और इसके बाद में एक्सपेंशन और स्केलिंग। बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत पावरफुल वीडियो। अगर आपके बारे में इसके बारे में अगर आपके पास में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आप बहुत सारे लोगों को समझा सकते हैं। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो मार्केट में चल रही हैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन करके भी आप पूछ सकते हैं कि आप किस पर्टिकुलर स्टेज पे हैं, आपको वो कंपनी किस स्टेज पे मिली है, ठीक है। इसको बताने का रीज़न वो मैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैं जो बार बार रिपीट करता हूँ, मैं काफ़ी लोगों को बोलता हूँ कि कंपनी किस फेज़ पे आपको मिल रही है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और कंपनी का फेज़ डिफाइन करता है इन फ्यूचर आपकी बहुत ज़्यादा सक्सेस क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंप्लीट सक्सेस उस पर डिपेंड करती है, बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है। मेरे पास में बहुत अच्छे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ बहुत बड़े ऐसे रोल मॉडल्स हैं जिन्होंने सही समय पे कंपनी ज्वाइन करी थी और वो आज बहुत ज़्यादा अच्छी स्टेज पे हैं, राइट। तो इसकी जो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है वो कहलाती है आइडिया स्टेज या सीड स्टेज। इसको हम लोग बोलते हैं सीड एंड डेवलपमेंट। सीड मतलब जैसे हम लोग बीज बोते हैं और बीज बोने के बाद में एक छोटा सा अंकुर निकलता है, फिर धीरे धीरे जो है वो पेड़ का फॉर्म लेता है। तो ये स्टेज क्या होती है? ये स्टेज मैं एटमी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हेंगेल पार्क सर ने ये कॉन्सेप्ट सोचा होगा, ठीक है, जिस समय वो कॉन्सेप्ट सोचा होगा तो वो कॉन्सेप्ट सोच के उसको पूरा डिज़ाइन किया होगा। लेट से बाइनरी प्लान डिज़ाइन किया होगा, तो ये सारी चीज़ें पेपर पे होंगी, ठीक है, पेन पेपर पे होंगे। और उसमें बताया गया होगा कि बाइनरी प्लान में लेट से मैं इतने लेवल्स डिज़ाइन करूंगा, इतने इंपीरियल मास्टर्स जो हैं, इतना पैसा मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इस तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद में सेकेंड चीज़ क्या लगेगी, तो सेकेंड उन्होंने सोचा कि प्रोडक्ट्स चाहिए रहेंगे, तो प्रोडक्ट्स के लिए उन्होंने फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की पार्टनरशिप लगेगी, तो वो पार्टनरशिप के लिए गए होंगे। तो ये जो थ्योरी है जब ये बनाई जाती है तो ये दुनिया की हर कंपनी के, मतलब रिलायंस भी इसी तरीके से स्टार्ट हुई होगी। दुनिया की हर कंपनी, कोई भी ऐसी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आइडिया स्टेज के बिना ही जो है स्टार्ट हो जाती है। आइडिया स्टेज हर कंपनी का होता है, दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है।
सिंपल पेन पेपर पे होता है। जब कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, कंपनी का कोई ऑफिस सेटअप नहीं होता है, उस टाइम पे प्लानिंग होती है। उस टाइम पे जो हम लोग अभी सॉफ्टवेयर में जो आईडीज़ लगा रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, है ना, उसमें कितने कितने जो पॉइंट्स होने चाहिए, कितने फीचर्स होने चाहिए, सॉरी आप इस तरीके से समझ सकते हैं, है ना। तो ये फीचर्स डिफाइन करना, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या होंगे, किस रेंज के होंगे, उसकी इंडस्ट्री क्या होगी, किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टैप करना है, उसका रिसर्च करना। तो ये डिपेंड करता है, ये जो पूरा R&D मैंने लिखा ही हुआ है, R&D और आइडिया डेवलपमेंट, तो ये पूरी चीज़ें इस पे आती हैं। तो पूरा रिसर्च होता है ना। इनफैक्ट जैसे हम मेरे खुद के कुछ स्टार्टअप्स हैं, तो हम लोग ये हमारे लिए बहुत कॉमन स्टेज है। हम लोगों ने बहुत सारी मल्टीपल स्टार्टअप्स में आइडिया स्टेज पे उनके साथ में काम किया है, उस प्रोडक्ट को रॉ से डिज़ाइन किया है हम लोगों ने। जब प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो उसकी थ्योरीज बनाई हैं, बोर्ड पे बनाई है, उसके UI UX डिसाइड किए हैं कि वो दिखेगा कैसे, उसके वो फंक्शनल किस तरीके से होगा, जब मार्केट करेंगे तो हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग जितनी भी होती है, और इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा प्लान कर रहे हैं। जितना बड़ा प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली उतना बड़ा टाइम लगता है। तो इस आइडिया स्टेज की कोई टाइम लिमिट नहीं होती। जनरली एक अगर टाइम लिमिट हम लोग पूछें भी, तो 6 महीने से 1 साल के बीच में होती है। तो ये कौन सी स्टेज थी? ये वो स्टेज थी जिस टाइम पे एटमी स्टार्ट हुई थी, आज से 10 या 11 साल पहले, जब एटमी स्टार्ट हुई थी और हेंगल पार्क सर ने जब स्टार्ट किया था, जब ये कॉन्सेप्ट सोचा होगा, तो ये उस स्टेज को जो है हम लोग आइडिया स्टेज बोलते हैं। तो आई होप आपको आइडिया स्टेज समझ में आया हो। नेक्स्ट हम लोग स्टेज की बात करते हैं, बेबी स्टेज। ठीक है, बेबी स्टेज क्या होती है? दुनिया की हर कंपनी कभी भी कोई कंपनी ऐसा नहीं होता, चाहे आप बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेके बताऊंगा, किंगफिशर का। अगर आपने किंगफिशर एयरलाइंस के बारे में बात किया होगा, तो जब किंगफिशर एक स्टैब्लिश कंपनी है, और लेकिन जब किंगफिशर ने अपनी एयरलाइन स्टार्ट की होगी, तो एयरलाइंस एक अलग इंडस्ट्री है कंप्लीटली। तो एयरलाइंस पे जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा, तो उन्हें वापस से जीरो से स्टार्ट करना होगा। सिर्फ ब्रांड नेम उनके पास में होगा, और उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया होगा, उसके लिए कुछ सोचा होगा। और देख सकते हैं कि आप किंगफिशर की एयरलाइंस जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई। ठीक है, और उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है बेबी स्टेजेस। तो कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैटर नहीं करता है। वो कंपनी 3 साल अगर सर्वाइव कर जाती है, जनरली बिजनेस में, और इसमें बोला जाता है कि एक बहुत क्रूशियल टाइम होता है, बहुत ज़्यादा टफ टाइम होता है कंपनी का, 3 से 4 साल या 5 साल तक सर्वाइव करना। ठीक है, एक बेबी स्टेज होती है 1 से 3 ईयर। अगर 1 से 3 ईयर्स अगर कोई भी कंपनी सर्वाइव कर गई है, इट मीन्स वो लॉन्ग टर्म ग्रो कर सकती है। और फ्यूचर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके बाद में कंपनीज बंद नहीं होती। कंपनीज डेफिनेटली कुछ जो है 5-6 साल में भी बंद हो सकती हैं, या 6-7 साल में भी बंद होती है, लेकिन उसका एक जो मिनिमम दायरा है उसका जो होना चाहिए, वो 1 से 3 साल होना चाहिए। ये वो उम्र होती है। तो बिल्कुल आप सिमिलर समझ सकते हैं कि जैसे मैंने ये पिछला वाला स्टेज बताया, पिछले स्टेज पे एक बीज बोया गया है, उसको आपको बहुत ध्यान से ये रखना पड़ेगा, उस पर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, उसको रेगुलर पानी देना पड़ेगा, उसकी पूरी खाद का इंतजाम करना पड़ेगा, राइट। उसी तरीके से बेबी स्टेज में ऐसा है कि कंपनी चलना सीखती है, कंपनी चलना सीखती है, धीरे धीरे कंपनी जो है सस्टेन करना सीखती है। सस्टेन, वो ये जो स्टेज होती है, इस स्टेज में कंपनी किसी भी तरीके से सस्टेन करना चाहती है। उसको बड़ा रेवेन्यू, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए रहती है, उसको किसी भी तरीके से सस्टेन करना पड़ता है। मतलब एक रेगुलर जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे भी कंपनी चल जाए, तो वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मॉडल होता है। तो इस बीच में अगर कोई भी कंपनी सर्वाइव कर गई, तो कंपनी को स्टेज को चूज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अब हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि जिस स्टेज पे कंपनी होती है, कंपनी की रिस्क भी उस हिसाब से डिवाइड होती है। लेट्स से आइडिया स्टेज पे अगर किसी ने कंपनी ज्वाइन किया हुआ है, तो वो बहुत हैवी रिस्क पे रहेगा, बहुत हैवी रिस्क पे रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे सब प्लान एंड प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, मतलब से आज से 10 साल पहले जिस टाइम पे हेंगल पार्क सर ने किसी को बताया होगा, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्क पे कंपनी रही होगी, क्योंकि तब आप श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, या कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, या कंपनी किस तरीके से पेमेंट जो है दे पाएगी। बट बाकी कंपनियों के मुकाबले, बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के मुकाबले, जो कि मैंने इसके पहले भी कुछ वीडियो में रिपीट किया है, एटमी का प्रोफाइल फर्स्ट डे पे ही बहुत बड़ा प्रोफाइल था, है ना, और वो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और बाकी सारी कंपनियों का फर्स्ट डे का प्रोफाइल जीरो था, और एटमी का फर्स्ट डे का प्रोफाइल उनके पार्टनर्स की वजह से, कोलमार और केरी की वजह से, करीब करीब 100 साल और 60 साल, मतलब करीब करीब 160 साल पुराना प्रोफाइल था, पहले से ही फर्स्ट डे का प्रोफाइल था ये। ठीक है, तो उसके कारण जो यहाँ पे भी जिन लोगों ने ज्वाइन किया होगा, तो उनकी रिस्क जो है वो हैवी रिस्क पे नहीं होंगे, वो लगभग जीरो रिस्क पे होंगे, क्योंकि एक मेजर 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड की 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके बैकग्राउंड में खड़ी थी, उनके सपोर्ट में खड़ी थी, राइट।
सेकंड स्टेज जो मैंने आपको समझाया है कि ये अर्ली स्टेज होती है, बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज। कंपनीज बहुत सारी गलतियां करती हैं, सीखती हैं, समझती हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं कंज्यूमर एंड पे डिलीवर का प्रोडक्ट डिलीवर करने में। और इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है कंपनी के फाउंडर्स का, कि जो कंपनी का फाउंडर जितने मैच्योर तरीके से, अगर बहुत सारे आपने कंपनीज देखी हैं जो कंपनी लाख रुपए के पेड अप कैपिटल से स्टार्ट कर देती हैं, इनका कुछ पिछला एक्सपीरियंस नहीं रहता, कुछ पिछला बैकग्राउंड नहीं रहता, तो उसके कारण वो कंपनी बहुत तेज़ी से शट डाउन भी हो जाती है। और यही मेजर रोल रहता है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप कितना भी पावरफुल बना लो, अगर उसको चलाने वाला व्यक्ति उतना पावरफुल नहीं है, या उतना विजनरी नहीं है, या उतना एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस उस कंपनी के डूबने के। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेज जो होती है वो होती है ग्रोथ एंड एस्टेब्लिशमेंट। ग्रोथ एंड एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है कि 3 साल तक कंपनी सर्वाइव कर गई, कंपनी सर्वाइव करने के बाद में सस्टेन कर रही है। अब कंपनी को समझ में आता है कि धीरे धीरे जो है वो कंपनी अपना ग्रोथ करना स्टार्ट करती है। लेट्स से कि धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज में एक एक करके लॉन्च करना स्टार्ट करती है। एक सर्टेन कंट्री में लॉन्च किया, फिर इसके बाद में उस कंट्री में अपने पैर जमाए, फिर 2-3 सालों में फिर दूसरी कंट्री में लॉन्च किया, फिर उसके बाद में पैर जमाए। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो इस टाइम पे कंपनी के पास में एक सटीक डेटा आ चुका रहता है। सो कंपनी को बहुत अच्छे से पता होता है कि हमें करना क्या है। अब हमें जो है जब अलग अलग कंट्री में लॉन्च करना है तो हमें सिर्फ पिछले हमारे जो टास्क हैं वो उनको डुप्लीकेट करना है। ठीक है, इसके बाद में जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है एक्सपेंशन की स्टेज या स्केलिंग की स्टेज। ठीक है, एक्सपेंशन स्टेज और अभी जो एटमी जिस स्टेज पे है वो गाइस एटमी स्केलिंग की स्टेज पे है। अब स्केलिंग की स्टेज पे इसका मतलब क्या है, कंपनी ने एक पूरा ऑपरेशनल प्लान कर चुके हैं। कंपनी को ये करना है सिर्फ उसको डुप्लीकेट करना है मल्टीपल कंट्रीज में। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं 25 से 40 कंट्रीज हर साल जो है पैरेलल लॉन्च होगी, और अगली 200 कंट्री कवर करने के लिए अगर हम लोग एक टेंटेटिव टाइमलाइन की भी बात करें तो हम लोग एवरेज 40-50 कंट्री के हिसाब से अगले 10 साल के अंदर में ऑलमोस्ट सारी की सारी कंट्रीज कवर कर चुके होंगे। मैं मैक्सिमम 10 साल बता रहा हूँ, उसमें हो सकता है कि 6 से 7 साल के अंदर में ही सारी कंट्रीज जो है वो कवर्ड हो जाए। तो सबसे कम रिस्क पे जब व्यक्ति होता है वो होता है स्केलिंग स्टेज पे, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसा रहता है कि कंपनी बहुत स्पीड से भागती रहती है। आपको सिर्फ कंपनी का हाथ होल्ड करना है और बहुत आप तेजी से जो है उसको आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो व्यक्ति सही समय पे और सही टीम के साथ में और सही पोजीशन में जो व्यक्ति नहीं लग पाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि अच्छा प्लान, अच्छा प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी वो उसमें सक्सेस हासिल नहीं कर पाता है। अब आप समझिए इंडिया अभी जिस पोजीशन पे है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि इंडिया 15वीं या 16वीं कंट्री है जो लॉन्च होने जा रही है। ठीक है, अब 15वीं या 16वीं कंट्री है जो लॉन्च होने जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमारे पास में अगर 200 कंट्रीज में इन फ्यूचर लॉन्च होते हैं तो हम लोग जो हैं इस स्टेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा इस स्टेज पे आते हैं, राइट। ग्रोथ एंड स्टैब्लिशमेंट वाली स्टेज में, ये सिर्फ इंडिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ग्लोबल अगर आप बात करोगे तो ग्लोबल एटमी इस पर्टिकुलर स्टेज पे है। ठीक है, अब इस स्टेज पे अगर हम लोग आते हैं तो हमारे पास में आने वाली 185 कंट्रीज का मार्केट और है। ठीक है, प्लस पिछली जो कंट्रीज निकल चुकी है उन सारी कंट्रीज का भी मार्केट है। तो इन सारी कंट्रीज में हम लोग बहुत तेजी से स्केल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैटर करता है कंपनी किस टाइम पे आपके हाथ में लग रही है। ठीक है, और जिस समय कंपनी हाथ में आपके आ रही है वो स्टेज आपकी सक्सेस में मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, और इसके बाद में एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी भाग होता है वो भाग होता है टीम स्टेजेस का। ठीक है, मैंने एक चीज़ तो आपको बता दी कि कंपनी की स्टेजेस क्या होती है, किस समय पे कंपनी आपके हाथ में मिल रही है, वो मेजर रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में। इसके बाद में इसी तरीके से टीम की स्टेजेस होती हैं। जब व्यक्ति स्टार्ट करता है तो सबसे पहले जब 1 to 100 की जब टीम बनाता है तब वो लर्निंग स्टेज पे रहता है। बहुत सारे लोगों को पिच करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, और इसमें हो सकता है, ये डिपेंड करता है, लर्निंग डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि 100 लोगों के बाद में काफ़ी लोग बोलेंगे कि 100 लोग अगर हो गए हैं तो उसके बाद में क्या आपकी लर्निंग खत्म हो जाती है। तो मेरा तो मानना है कि लर्निंग आपकी लॉन्ग लाइफ खत्म नहीं होती है। बट अगर मैं एक बेसिक लर्निंग की बात करूँ तो बेसिक लर्निंग जो है वो 1 से 100 लोगों के बीच की टीम के बीच में आपको रेगुलर जो है लगती रहती है। इसके बाद में सेकंड जो स्टेज आती है वो स्टेज टीम की होती है सस्टेन करने की। और सस्टेन करने के लिए आपको मिनिमम की, अगर आपको एक मिनिमम मंथली रिक्वायरमेंट है कि इतना इतना आपको पैसा लग रहा है, तो उसके लिए जो आपको मिनिमम टीम साइज चाहिए वो 500 से 1000 लोगों के बीच में चाहिएगा। उतने टीम साइज के बीच में आप आसानी से सस्टेन कर जाएंगे। ठीक है, एक मिनिमम सस्टेन आप कर जाएंगे, अपने मंथली एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। अब इसको ऑटो रोलिंग पे लाना इसकी थर्ड स्टेज है। मतलब इसे बोलते हैं हम लोग
कि हमारे एफर्ट्स जो हैं, हम लोग 1% एफर्ट लगाएंगे और कंपनी जो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो 100% मिलेगा या 10% मिलेगा। तो ऑटो रोलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ऑटो रोलिंग में ऐसा हो जाता है कि नंबर ऑफ एक्टिव लीडर्स जो आपकी टीम में है, जितने, अगर आपकी 100 लोगों की टीम है तो कितने परसेंटेज ऑफ एक्टिव लीडर्स या एक्टिव मेंबर्स आपकी टीम में है, वो डिफाइन करते हैं ऑटो रोलिंग की स्पीड कितनी होने वाली है। तो जनरली मैं एक एवरेज की बात करूं तो 1000 से 5000 लोगों के बीच में आपकी टीम की ऑटो रोलिंग स्टार्ट हो जाती है और आपको एक एवरेज मंथली रेगुलर जो है महीने का एक बोलना चाहिए बिजनेस और एक सर्टेन कमीशन रेगुलर मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं एक्सपेंशन की। तो जब आपका एक टीम साइज, डिसेंट टीम साइज हो जाता है, लेट से 5000 प्लस लोगों का टीम साइज हो गया, 5000 प्लस लोगों की टीम साइज के बाद में आप स्केल करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो कभी भी ये गलती मत करना कि आप जो लर्निंग स्टेज है, अगर आपने लर्निंग स्टेज पे सीधे एक्सपेंशन के लिए फोकस किया तो आप गिरोगे। अगर आप लर्निंग स्टेज पे ऑटो रोलिंग के लिए फोकस किया तो आप गिरोगे। लर्निंग स्टेज पे अगर आप सस्टेन करने की भी कोशिश करेंगे तो आप गिरोगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ें और स्टेप बाय स्टेप डिसाइड करें कि किस तरीके से आपको और टीम को जो है अपने पूरी टीम को और खुद को आगे लेके जाना है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई। ये बहुत ही क्विक प्रेजेंटेशन था मेरा 4 स्टेजेस समझाने का, और मेजर इसका कारण ये पिच डेक बनाने का जो रीज़न था, वो डेक बनाने का रीज़न सिर्फ मेरा इतना ही था कि सब लोगों को ये समझाना कि कंपनी जिस स्टेज पे हमारे हाथ में लगी हुई है, वो स्टेज पे इसके पहले किसी कंपनी का 2004 रहा था, किसी कंपनी का 1998 रहा था, किसी कंपनी का 1996 रहा था। तो ये जो कंपनी की स्टेजेस हैं ये रिपीट नहीं होती हैं। एक बार ये स्टेज अगर चली गई तो वो स्टेज, वो दौर जो है वो दौर दोबारा वापस नहीं आता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ लीजिए, नो मैटर दुनिया क्या बोल रही है, काफ़ी हद तक उन्हें जो भी व्यक्ति आपके लिए या कंपनी के लिए अपना ओपिनियन दे रहा है वो तब तक इस पार्ट नहीं समझ सकता है जब तक वो सिस्टम का पार्ट ना हो। दूर से देख के अगर वो आपको एक सर्टेन लेट से कि कोई भी जजमेंट दे रहे हैं कंपनी के बारे में, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अभी जो जिस जोन में है तो वो आपके जोन में नहीं है, वो कम्प्लीटली कोई हो सकता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो या वो नेटवर्क मार्केटिंग के ही पार्ट ना हो, और उस टाइम पे वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हों कि अभी तो कंपनी स्टार्ट नहीं हुई है तो फिर आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो उसके रीज़न तो मैंने ऑलरेडी पहले इसके दूसरे वाले वीडियोज़ पर दे चुका हूँ, बट ये मैं समझाना चाहता था कि कंपनी की स्टेजेस कितना ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी सक्सेस में, और आई होप इस शॉर्ट प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों को समझ में आई हो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये मेरा था एक क्विक प्रेजेंटेशन। मैं बहुत ही जल्द बहुत सारे क्विक और ट्रेनिंग वीडियोस के साथ में आप लोगों को ज्वाइन करूंगा, और तब तक जो भी नए नेटवर्कर्स हमारे साथ में जुड़ रहे हैं आपको ज्वाइन कर सकते हैं एटमी टीम इनविंसिबल। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, अपना लाइक करके और अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं आप लोगों के लिए बना सकूं। और थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही जल्द कुछ नए ट्रेनिंग टॉपिक के साथ में आप लोगों को वापस ज्वाइन करूंगा। थैंक यू सो मच ऑल।